ये जो हम एमसीक्यूज देख रहे हैं वो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा। इसको बहुत मेहनत से मैंने तैयार किया है और ऐसा तैयार किया है कि सारे फैक्ट आपसे कवर हो जाए। अगर आप थ्योरी के बजाय डायरेक्ट एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे पक्का क्वेश्चन बनेगा। और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही आपके लिए टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी लेकर आएँ। अगर समय मिले तो जल्दी से जल्दी हम लेकर आ सकते हैं, बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर। और अगर आपने पेड क्लास नहीं ज्वाइन किया है हमारा, तो क्या करना है आपको, प्ले स्टोर से ये आपको दिख रहा है नाम अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस, ये सर्च करना है। आपको मोबाइल एप्लीकेशन जो दिखेगा उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे ये जो नंबर दिख रहा है इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो एमसीक्यूज हम शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के किस धारा के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का गठन किया गया है? तो सबसे स्टार्टिंग में हमने देखा था कि धारा 77, ये जो धारा है किसका है? ये है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। 1960 की जो धारा 77 है इसके अंतर्गत ही छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का गठन किया गया है। और इस का जो आपका मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ऐसे पूछा जाए तो आप हाई कोर्ट से याद रख लेना, इसका मुख्यालय भी बिलासपुर में है। फिर अगला है आपका छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मैंने अभी आपको जस्ट बता दिया कि इसका जो मुख्यालय है वो आपका बिलासपुर में है, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ नोट करके भी मैंने आपको लिख दिया है। अगर आप पीडीएफ से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अगला है राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? अब हालांकि ये जो क्वेश्चन है आपके, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इससे थोड़ा सा हट कर है, लेकिन जैसे मैंने मुख्यालय आपको बताया, पीछे मैं चले जाता हूँ, इसका मुख्यालय मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का, इसीलिए मैंने मुख्यालय से रिलेट करते हुए इसको भी इसी जगह अरेंज कर दिया ताकि आप दोनों को याद रख सकें और कन्फ्यूजन ना हो कि राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है। तो राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का मुख्यालय है आपका बिलासपुर। और राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग जो है सहकारी सोसाइटी से संबंधित निर्वाचन नामावली तैयार करने, ये सब काम करने का काम ये करता है। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 50 ख, ये किसके अंतर्गत बनाया गया है? धारा 50 ख के अंतर्गत जो है राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का जो है गठन किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आपका रायपुर में। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के कौन से अध्याय में अधिकरण का गठन ये आपको देखने को मिलता है? तो अध्याय 10 में हमको देखने को मिलता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, अध्याय 10 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण में अधिकतम कितने अध्यक्ष एवं सदस्य हो सकते हैं? तो इसको मैंने आपको बताया था कि याद रखेंगे अध्यक्ष को हम सभापति भी कहते हैं। तो कहीं पे अगर क्वेश्चन में सभापति लिखा हो तो भी आप उसको समझ जाएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। और आपका सदस्य, तो आप याद रखेंगे इसमें एक अध्यक्ष या सभापति और सदस्य 2 होंगे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हो सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के सदस्य बनने के योग्यता के संबंध में क्या सही है? तो ये सारे ऑप्शंस को हम पढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी आपका ऐसा ही आएगा और इसी ऑप्शंस में से आपको सारे पॉइंट्स याद रखने होगा और इसी पॉइंट्स में से क्या सही है क्या गलत है उसके हिसाब से हम आंसर निकालेंगे। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। एक क्या कहता है, सहकारिता विभाग का ऐसा अधिकारी जो अपर रजिस्ट्रार की श्रेणी से निम्न का न हो। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये सही है। आपको याद रखना था कि अपर रजिस्ट्रार की श्रेणी से निम्न कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा अशासकीय व्यक्ति जो सहकारी आंदोलन से संबद्ध हो। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये भी आपका सही है। सहकारी आंदोलन से संबद्ध अशासकीय व्यक्ति मतलब जो लाभ के पद पर धारण ना करता हो, ये होना चाहिए। तीसरा है कोई ऐसा अधिवक्ता या फिर प्लीडर जिसे सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो। तो ये गलत है, हमने क्या पढ़ा था कि 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो कोई ऐसा अधिवक्ता या फिर प्लीडर या फिर इसको सिंपली आप वकील भी याद रखेंगे, इस अधिवक्ता मतलब एडवोकेट होता है, जिसे सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव हो। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ये जो 3 पॉइंट है वो सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के सदस्य बनने की योग्यता के संबंध में सही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, मैं इसको करेक्ट कर लूँगा पीडीएफ में। ये अध्यक्ष हैं,
पहले हमने सदस्य वाला पढ़ लिया था, अब ये हम बात करें अध्यक्ष के बारे में कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष कौन बन सकता है, उसकी क्या योग्यता हो सकता है। तो पढ़ते हैं, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, ये हमने पढ़ लिया था, ऑप्शन ये आपका ठीक है। अगला पढ़ते हैं, कम से कम 5 वर्ष के लिए जिला न्यायाधीश के पद में रह रहा हो, ये भी एक योग्यता है। तो विकल्प ए और बी दोनों योग्यता होना चाहिए। अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप डी भी देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है, विकल्प ए या बी दोनों में से कोई एक अगर योग्यता है तो अध्यक्ष बनने के ये योग्य होगा। ऐसा नहीं है कि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, ऐसा दोनों का कंपल्सन नहीं है। दोनों में से अगर कोई एक भी है तो भी वो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष बनने के योग्य होगा। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अध्यक्ष कब बन सकता है, अगर वो उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट का न्यायाधीश रह चुका हो, न्यायाधीश बनने योग्य हो, ऐसा नहीं लिखा है, रह चुका हो। और दूसरा, अगर ये नहीं है तो कम से कम 5 वर्ष के लिए जिला न्यायाधीश के पद में रहा हो। मतलब अगर ये दोनों कंडीशन है तो अच्छी बात है, लेकिन दोनों में से कोई एक कंडीशन का अगर वो होगा तो वो अध्यक्ष बन सकता है। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका सही होगा, विकल्प ए या दो, दोनों में से कोई भी एक योग्यता होना चाहिए, ठीक है। फिर अगला है आपका 8वां, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्य कितने कालावधि के लिए ये जो पद है वो धारण कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा था कि न्यूनतम 2 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, कम से कम 2 वर्ष और अधिक से अधिक 5 वर्ष, ये ऑप्शन डी है आपका सही होगा, ठीक है। फिर अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ये सारे कथन को हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसमें सही या गलत ढूंढेंगे, ठीक है। जिसके अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण किया हो पुनर्युक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, जिसने भी, इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेंगे, जिसके उसको जिसने कर लेंगे, जिसने भी अध्यक्ष या फिर सदस्य का पद धारण किया हो वो पुनर्युक्ति के लिए पात्र होगा। मतलब दोबारा अगर उसका कार्यकाल खत्म हो गया तो वो दोबारा पुनर्युक्ति के लिए पात्र होगा। तो ये तो कंडीशन है वो सही नहीं होगा। ये जो दूसरा कंडीशन है, जिसने अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण किया हो पुनर्युक्ति के लिए पात्र होगा, ये कंडीशन सही है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल खत्म होने से पहले पद से त्याग पत्र नहीं दे सकता, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो पद से त्याग पत्र देना चाहता है तो किसी भी समय अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है, तो ये कंडीशन सही है। तो हमने क्या देखा कि 2 सही 4 सही टिक करते जाते हैं, 2 सही 4 सही। अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य सरकार की अनुज्ञा से कोई ऐसा अन्य पद की नियुक्ति या नियोजन धारण कर सकेगा जो अधिकरण में उसकी स्थिति, मतलब जो स्थिति में वो पद धारण किया है उसी के आसपास का होना चाहिए, असंगत नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन भी सही है, हमने पढ़ा था। फिर अगला है, कोई व्यक्ति अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति किए जाने के लिए निर्रहित मतलब अयोग्य हो जाएगा यदि वह किसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड के साधारण निकाय से भिन्न किसी बोर्ड का सदस्य हो, अर्थात साधारण निकाय का बोर्ड का ही होना चाहिए, इससे भिन्न किसी बोर्ड का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी है पॉइंट, ये आपका सही है। तो आपका यहाँ पे देखते हैं कि 2 4 5 6, 2 4 5 6, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला है आपका, यदि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाता है या फिर सही तरीके से अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा हो तो कौन अध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति को किसी भी समय समाप्त कर सकता है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का जो भी अध्यक्ष है या फिर जो भी सदस्य है अपना जो भी कर्तव्य है उसको सही तरीके से पालन नहीं कर रहा है तो कौन उसको निकाल सकता है, ठीक है, पद को उसको कौन समाप्त कर सकता है। तो राज्य सरकार, इसको याद रखेंगे, ठीक है, राज्य सरकार। यदि अधिकरण के सभापति या सदस्य का पद रिक्त हो जाए जब तक कि अध्यक्ष के पद की रिक्ति भरी ना जाए तब तक कि निम्न में से कौन अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। इसका ये क्या कह रहा है, अगर अधिकरण का जो सभापति है या फिर अध्यक्ष है उसका कार्यकाल समाप्त हो गया या फिर उसने छुट्टी ले लिया है, ठीक है, या फिर किसी भी कारण से वो पद रिक्त हो जाता है और अचानक अध्यक्ष की ज़रूरत पड़ती है
तो अध्यक्ष किन में से चुना जाएगा? ऑप्शन है आपका अध्यक्ष सदस्यों में से चुना जाएगा, ऐसा हमने तो नहीं पढ़ा था। ज्येष्ठतम सदस्य, ये याद रखेंगे, ठीक है, जो सदस्य सबसे ज्येष्ठ होगा, सबसे वरिष्ठ होगा, उसको चुना जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है ये आपका सही रहेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें जो टाइपिंग थोड़ी मोड़ी मिस्टेक है उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये राज्य है, वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ जो भी गलत है। अगला है अधिकरण की शक्तियों का प्रयोग तथा उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकरण के सदस्यों में से न्यायपीठों का गठन कौन करेगा? तो न्यायपीठों का गठन हमने देखा था कि अधिकरण का अध्यक्ष करेगा और अधिकरण के शक्तियों में से ही न्यायपीठों का गठन किया जाएगा, ताकि वे जो भी न्यायपीठ होंगे वो न्यायपीठ अधिकरण के जो शक्तियाँ होंगे, कर्तव्य होंगे, उनका जो है निर्वहन सही तरीके से कर सके। इसलिए अधिकरण का जो अध्यक्ष है अधिकरण के सदस्यों में से ही न्यायपीठों का गठन करेगा। अगला है अधिकरण के ऐसे न्यायपीठों में कितने सदस्य होंगे? अब जो अधिकरण का न्यायपीठ है, जो सदस्य इसको गठित करेगा सदस्यों में, अध्यक्ष गठित करेगा सदस्यों में से, ताकि अधिकरण की शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग कर सके। तो ऐसे न्यायपीठों में सदस्य कितने होंगे? तो यहाँ पे याद रखेंगे 2 या 2 से अधिक। कितना? 2 या 2 से अधिक सदस्य ऐसे न्यायपीठ में हो सकते हैं। अगला आपका किसी अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन में अधिकरण द्वारा पारित किया गया आदेश के संबंध में क्या सही है? अधिकरण द्वारा पारित किया गया आदेश अंतिम तथा निश्चायक होगा। आदेश किसी सिविल या राजस्व न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ये दोनों पॉइंट सही हैं और विकल्प ए और बी ये दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी अपील हो या फिर पुनरीक्षण हो या फिर पुनर्विलोकन हो, अधिकरण द्वारा अगर पारित किया है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि वो जो निर्णय अधिकरण ने पारित किया है वो अंतिम होगा, निश्चायक होगा और उसको किसी भी सिविल या राजस्व न्यायालय में प्रश्नगत मतलब उसके समक्ष नहीं रखा जाएगा। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। फिर अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस धारा के अंतर्गत अधिकरण अथवा रजिस्ट्रार किसी हितबद्ध पक्षक या आवेदक पत्र प्राप्त होने पर किसी भी मामले में अपने स्वयं के आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेंगे? अर्थात अधिकरण जो है कौन से धारा के अंतर्गत पुनर्विलोक कर सकता है? तो याद रखेंगे धारा 77 का क। फिर अगला, किसी आदेश के पुनर्विलोकन का आवेदन कब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा? जब तक ऐसा आदेश जो भी आदेश दिया गया हो उस आदेश को 90 दिन के भीतर ना किया होगा। तो आदेश के पारित किए जाने की तिथि के 90 दिवस के भीतर फाइल ना किया गया हो, ये ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला आपका, अधिकरण किसी सिविल न्यायालय में निहित निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां प्राप्त होगी? तो अधिकरण को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होगी हम देखेंगे। ये क्या कह रहा है कि अधिकरण को शक्तियां प्राप्त है सिविल न्यायालय में जो शक्तियां निहित है। तो सिविल न्यायालय में निहित निम्न में से कौन सी शक्तियां जो है वो अधिकरण को प्राप्त है? तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहला, शपथ पत्रों मतलब एफिडेविट्स है जो भी होते हैं द्वारा तथ्यों का सबूत, ठीक है। तो ये कंडीशन हमने पढ़ा था कि ये अधिकरण की शक्ति में से एक है, ठीक है, जो एफिडेविट्स होते हैं उसके द्वारा सबूत इकट्ठा करना। फिर अगला है, किसी व्यक्ति को समन मतलब आह्वान करना, बुलाना, हाजिर करना, ठीक है, तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना, ठीक है। तो बुलाना, शपथ की परीक्षा करवाना, ये शक्ति भी अधिकरण को है। अगला, किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण या फिर पेश किए जाने के लिए विवश करना। अर्थात अगर अधिकरण को किसी भी व्यक्ति से कोई दस्तावेज चाहिए तो उसको ये शक्ति है कि उसके प्रकटीकरण या फिर पेश के संबंधी आदेश दे सकता है, तो ये भी सही है। फिर अगला है, साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना। जो भी साक्षी होंगे उसको परीक्षा करने के लिए कमीशन जारी करने की जो शक्ति है ये भी अधिकरण के पास है। तो 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला है, रजिस्ट्रार तथा अधिकरण के समक्ष अपीलें निम्न में से किस धारा के अंतर्गत की जा सकती है? तो धारा कौन सी धारा है जिसके आपको याद रखना कि अपील की जा सकती है? रजिस्ट्रार और अधिकरण के समक्ष, ठीक है। तो धारा 78 के अधीन रजिस्ट्रार और अधिकरण के समक्ष जो है अपीलें की जा सकती है। अब यहाँ पे हम याद रखेंगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, अधिकरण के समक्ष अपीलें कब की जा सकती हैं? तो
देखिए, रजिस्ट्रार के समक्ष अपीलें कब की जा सकती है, हमने पढ़ा था यदि अपर रजिस्ट्रार या फिर संयुक्त रजिस्ट्रार से भिन्न कोई और जो कि रजिस्ट्रार के अधीनस्थ मतलब नीचे हो, अगर कोई आदेश पारित करता हो तो रजिस्ट्रार के समक्ष जो है अपील की जा सकती है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अधिकरण के समक्ष कब अपील की जा सकती है, तो यदि आदेश रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार तीनों में से किसी के द्वारा पारित किया गया हो, तब जो है अपील अधिकरण के समक्ष की जा सकती है। और रजिस्ट्रार के समक्ष अपील कब की जाएगी, अगर अपर रजिस्ट्रार और संयुक्त रजिस्ट्रार से भिन्न मतलब इन दोनों के अलावा कोई आदेश पारित किया हो किसी अधिकारी के द्वारा, तो रजिस्ट्रार के समक्ष अपील की जाएगी। और अगर अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार इन तीनों ने आदेश कोई पारित किया है और उसके खिलाफ अपील करना है, तो अपील अधिकरण के समक्ष की जाएगी। और ये जो दोनों कंडीशन है अपील वाला, ये किस में देखने को मिलता है, धारा 7